नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजनाथ सिंह के बयान के बाद पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। कहा कि चीन का नाम लेने से डरिए मत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 12 करोड़ की नौकरी चले जाने के बाद 175 लाख छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर है और पीएम मोदी चुप हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पीएम पर निशाना साधा है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राज्यसभा में उठी मनरेगा की मजदूरी के दिनों को बढ़ाने की मांग। 200 दिन की हो रही है बात। जी हां दोस्तों, 200 दिन के रोजगार की गारंटी की यहां पर मांग उठा दी गई है राज्यसभा में। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजनाथ के बयान के बाद पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला। बोले, चीन का नाम लेने से मत डरो। जी हां दोस्तों, लद्दाख में भारत चीन के बीच महीनों से जारी सीमा गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि चीन का नाम लेने से नहीं डरे। इसके अलावा आरोप लगाया कि पीएम ने देश को चीन के मुद्दे पर गुमराह किया। राजनाथ सिंह के लोकसभा में दिए बयान के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रक्षा मंत्री के बयान से साफ है कि मोदी जी ने देश को चीनी अतिक्रमण पर गुमराह किया। हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था, है और रहेगा। राहुल ने आगे पूछा, लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की जमीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 12 करोड़ की नौकरी चली गई, 175 लाख छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर। मोदी जी चुप क्यों हैं? कांग्रेस नेता का पीएम पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देश की आर्थिक स्थिति और बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर मोदी पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने मीडिया को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस नेता ने बंद हो रहे उद्योग और जा रही नौकरियों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल पूछा है। इसके अलावा कंगना रनौत प्रकरण पर मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, 12 करोड़ पहले ही नौकरी चली गई, 1,75,000 छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर है। अगर आधे भी बंद हुए तो 20 करोड़ से अधिक लोगों की रोजी रोटी और चली जाएगी। मोदी जी चुप क्यों हैं? मीडिया के साथ ही भी फिल्मी हीरोइन से फुर्सत, पाप मोदी सरकार से देश के बारे में भी सवाल पूछे। गौरतलब है कि एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। एडीबी का कहना है कि कोविड-19 महामारी लंबे तक कायम रहने या संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी से भारत का वृद्धि परिदृश्य और प्रभावित हो सकता है। 4 दशकों में यह पहला मौका होगा जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन आएगा। एडीबी की ओर से मंगलवार को जारी एशियाई विकास परिदृश्य 2020 अपडेट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसका असर उपभोक्ता धारणा पर भी पड़ा है, जिससे चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9% की गिरावट आएगी। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस में हुए फेरबदल में सुरजेवाला को अहम जिम्मेदारी दी गई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और कर्नाटक की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही उनके 6 सदस्यीय विशेष कमेटी में भी शामिल किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में उठी मनरेगा की मजदूरी के दिनों को बढ़ाने की मांग। 200 दिन की हो रही बात। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में मंगलवार को कई सदस्यों ने कोरोना वायरस के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित होने का मुद्दा उठाते हुए मनरेगा योजना में कार्य दिवस की मौजूदा 100 दिनों की सीमा को बढ़ाने की मांग की। उच्च सदन में शून्यकाल में कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा ने लॉकडाउन के कारण श्रमिकों के सामने आई गंभीर समस्या का जिक्र किया। गाँव लौटे श्रमिकों को मिला काम। उन्होंने कहा कि अभी मनरेगा योजना में 100 दिनों के काम का प्रावधान है और मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए इसे बढ़ाकर 200 दिन किया चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। कांग्रेस सदस्य ने यह भी मांग की कि मजदूरों को समय से उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए। शून्यकाल में ही कांग्रेस के पीएल पुनिया ने भी लॉकडाउन के कारण अपने गांव लौटे श्रमिकों को मनरेगा योजना के तहत काम मिलने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर उन्हें 100 दिनों का काम मिल गया है, ऐसे में उन्हें अब और काम नहीं मिल सकेगा। पुनिया ने मौजूदा महामारी के मद्देनजर मनरेगा कानून में जरूरी संशोधन करने और न्यूनतम मजदूरी कम से कम 300 रुपए करने की मांग की। शून्यकाल में वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी ने पोलावरम परियोजना से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए केंद्र से बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की। वहीं टीआरएस सदस्य के आर सुरेश रेड्डी ने विभिन्न राज्यों के बीच नदियों के जल के बंटवारे का मुद्दा उठाया। द्रमुक सदस्य एम षणमुगम ने प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ा मुद्दा उठाया।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, लोकसभा में हमें अपने जवानों के सम्मान में नहीं बोलने दिया गया, चर्चा से डरती है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य के बाद वह जवानों के सम्मान में अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर चर्चा से डरने का भी आरोप लगाया और सवाल किया कि जब रक्षा मंत्री ने यह वक्तव्य दिया और जवानों के प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए प्रस्ताव की बात की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। कांग्रेस के सांसदों ने रक्षा मंत्री के बयान के बाद आसन से बोलने की अनुमति नहीं मिलने पर सदन से वॉकआउट किया और संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ सांसदों ने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिन पर मन की बात बहुत सुनी, अब चीन की बात हो लिखा हुआ था। चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, कांग्रेस के लिए देश सर्वोच्च है, हमारी सेना का हौसला और बहादुरी हमारे लिए गर्व का विषय होता है। जब सदन में लद्दाख का जिक्र करते हुए सरकार की तरफ से बात रखी गई तो हमने अपने जवानों के प्रति सम्मान जताने के लिए 1 मिनट का समय मांगा। उन्होंने दावा किया, सवाल बहुत है लेकिन हम जानते हैं कि सरकार इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है। कांग्रेस नेता के मुताबिक 1962 के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी के आग्रह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चर्चा पर सहमति दी थी और संसद में चर्चा हुई, लेकिन इस सरकार ने हमारा कोई निवेदन नहीं माना। चौधरी ने कहा, हम जानते हैं कि सरकार हमारे सवालों से डरती है। उन्होंने सवाल किया, राजनाथ सिंह ने सदन में जवानों के सम्मान में प्रस्ताव रखा तो प्रधानमंत्री को सदन में होना चाहिए था, वह सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार चर्चा से डरती है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की लाचारी, संसद में कहा एयर इंडिया नहीं बिकी तो करनी पड़ेगी बंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद में साफ कर दिया कि कर्ज में डूबी सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को बेचने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि अगर एयर इंडिया को बेचा नहीं गया तो बंद करना पड़ जाएगा। दरअसल एक तरह से सरकार ने एयर इंडिया को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के निजीकरण के अलावा कोई चारा नहीं है। मंगलवार को एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 राज्यसभा में पारित हो गया है। लोकसभा में यह बिल मार्च 2020 में ही पास हो गया था। संशोधन बिल पास होने से पहले हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में कहा कि सरकार एयर इंडिया का परिचालन जारी रखने की स्थिति में नहीं है। कंपनी पर 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार के पास इसे निजी हाथों में सौंपने या बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुरी ने सदन में कहा कि सरकार निजी हाथों में एयर इंडिया को इसलिए सौंपना चाहती है ताकि उसकी उड़ान जारी रहे। एयरक्राफ्ट संशोधन बिल को अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। इस बिल में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद हवाई उड़ानों में हुई लापरवाही पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना सभी क्षेत्रों की एयरलाइंस कंपनियों पर लागू होगा। यह बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। फिलहाल हवाई उड़ान में लापरवाही पर एयरलाइंस कंपनियों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन अब कानून में बदलाव के बाद उड़ान के दौरान लापरवाही करने वाली एयरलाइंस कंपनियों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीए में तनातनी बरकरार, चिराग ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा नीतीश सरकार से खुश नहीं जनता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में तनातनी बरकरार है। इतना ही नहीं, जेडीयू भाजपा की लड़ाई अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई है। दरअसल लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने राज्य के सियासी हालात पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। हालांकि चिराग ने इस पत्र को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार पत्र में लिखा गया है कि जनता मुख्यमंत्री नीतीश के कामकाज से खुश नहीं है। इसके चलते बिहार में विधानसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही चिराग ने राज्य में कोरोना संबंधित आंकड़ों को लेकर सरकार पर संशय व्यक्त किया है। उन्होंने अफसरों के कामकाज के रवैये पर भी टिप्पणी की है। बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। तब भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि जेडीयू, भाजपा और लोजपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन चिराग के पत्र से जाहिर हो रहा है कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, आला कमान से की उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थिति ऐसी हो गई है कि विधायक जी जिधर जा रहे हैं उधर ही पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक जी के क्षेत्र में जो भी बीजेपी नेता जा रहे हैं उनको भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा। इस क्रम में बिहार बीजेपी के महामंत्री जनक चमार को विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति जनता की नाराजगी का
सामना करना पड़ा। दरअसल बीजेपी महामंत्री चिरैया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके साथ बीजेपी के कई अन्य नेता भी थे, लेकिन क्षेत्र में पहुंचते ही विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही उग्र हो गए और महामंत्री की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामंत्री जनक चमार के सामने विधायक लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री की ग्रामीणों ने लगाई क्लास, कहा इस बार कोई नहीं देगा आपको वोट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में नेताओं ने जनसंपर्क साधने के लिए क्षेत्र का दौरा शुरू कर दिया है, लेकिन इस दौरान कई नेताओं को जनता की बेरुखी का भी सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला जिले के जमालपुर कद इंद्र रुख का है, जहां क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे नीतीश सरकार के मंत्री शैलेश कुमार को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री शैलेश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के इंद्र रुख गांव पहुंचे, जहां मंत्री जी की जिला मुखिया संघ के पूर्व अध्यक्ष दिवेश सिंह के पिता अशोक कुमार सिंह सहित अन्य ग्रामीणों से बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान गांव में सड़क, सिंचाई सहित अन्य समस्याएं दूर नहीं होने के कारण ग्रामीणों और मंत्री में नोकझोंक होने लगी। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनने की वजह से मंत्री जी की जमकर क्लास ली। ऐसे में जब मंत्री जी ने भी अपमानजनक शब्द का उपयोग किया तो ग्रामीण और भड़क गए। ग्रामीणों ने मंत्री को कहा कि आपको घमंड हो गया है, विकास का कार्य करने के बजाय जातिवाद फैलाते हैं, इस बार यहाँ की जनता वोट नहीं देगी। इतना सुनते ही मंत्री जी उठे और वहां से बैरंग वापस लौट गए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमृत जल योजना के तहत 24 घंटे पानी की आपूर्ति करना ठीक नहीं, एक बार फिर से करें विचार। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी आज कई योजनाओं का बिहार में उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि अमृत जल योजना के तहत अगर 24 घंटा पानी मिलेगा तो पर्यावरण को खतरा हो जाएगा। सीएम नीतीश ने कहा कि 80% जल नल योजना का काम पूरा हो गया है। हम लोग पानी पीने के लिए दे रहे हैं, लेकिन स्वच्छ पानी का दुरुपयोग हो रहा है। कोई मवेशी को धोता है तो कोई खेत में पटवन करता है। मैंने कई बार इसको लेकर मना भी किया है। 24 घंटे पानी की सप्लाई देना ठीक नहीं है, इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। हम बोल रहे हैं तो बहुत लोग गुस्सा कर रहे होंगे, इस पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने इसको लेकर अवगत करा दिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में उठा बेरोजगारी और आत्महत्या का मुद्दा। बेरोजगारों को हर माह 15,000 रुपए भत्ता देने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में सपा सदस्य रामगोपाल यादव ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने और उनमें पैदा हो रही हताशा के कारण आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का मुद्दा उठाया। यादव ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका गंवाने वाले लोगों को हर महीने 15,000 रुपए भत्ता देने का सरकार से अनुरोध किया। यादव ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण करोड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई और कई परिवार बिखर गए। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो दूर रही, वे भूखे सोने के लिए विवश हो गए। उन्होंने कहा कि इस महामारी के कारण लोगों में मानसिक तनाव और हताशा बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस कड़ी में नोएडा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस बीमारी के कारण 44 लोगों की मौत हुई, जबकि पिछले कुछ महीनों में वहां 165 लोगों ने आत्महत्या की। यादव ने बेरोजगार हुए लोगों को हर माह 15,000 रुपए देने की मांग करते हुए कहा कि इससे लोगों को कुछ तो सहारा मिल सकेगा और वे जीवित रह सकेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम से लेकर पूरब तक हर सरकार ऐसा कर रही है और हमें भी ऐसा करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने भी मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि भारत में कोविड-19 के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी एमएलए के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा, आला कमान से की उम्मीदवार बदलने की मांग। जी हां दोस्तों, मोतिहारी के चिरैया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थिति ऐसी हो गई है कि विधायक जी जिधर जा रहे हैं उधर ही पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक जी के क्षेत्र में जो भी बीजेपी नेता जा रहे हैं उनको भी ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा। इस क्रम में बिहार बीजेपी के महामंत्री जनक चमार को विधायक लाल बाबू गुप्ता के प्रति जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल बीजेपी महामंत्री चिरैया विधानसभा क्षेत्र में सोमवार को पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। उनके साथ बीजेपी के कई अन्य नेता भी थे, लेकिन क्षेत्र में पहुंचते ही विरोधी नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही उग्र हो गए और महामंत्री की गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामंत्री जनक चमार के सामने विधायक लाल बाबू गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेशों के विरुद्ध किसानों ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा निर्धारित नए कृषि बिल के विरोध में विभिन्न कृषि संगठनों ने सोमवार को अमृतसर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत ब्यास पुल पर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। अमृतसर जलंधर को जोड़ने वाले इस पुल पर बैठे किसानों ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्ग जाम होने के कारण पुल के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं ट्रैफिक जाम होने पर पुलिस स्टेशन ढिलवां के सब इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह अत्यधिक पुलिस बल के साथ ब्यास ब्रिज पहुंचे। उसने दूसरे रास्ते के ड्राइवरों को भगाया। गांव की ओर जाने वाले इस मार्ग के कारण वाहन चालकों को काफी कठिनाई के सामना करना पड़ा था। समाचार लिखे जाने तक देर शाम तक किसान संगठन ब्यास पुल पर धरने पर बैठे रहे। पुलिस अधिकारी उनसे रास्ता खोलने का अनुरोध करते रहे, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी। वहीं सोमवार को अखिल भारतीय किसान संघर्ष सम्मेलन समिति के आह्वान पर विभिन्न किसान समूहों ने अनाज मंडी में रोष रैली निकाली। केंद्र सरकार ने पास खेती के अध्यादेशों का कड़ा विरोध किया और बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने की मांग की। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के पंजाब चैप्टर के प्रमुख डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशों ने पूरे देश के किसानों में बड़े स्तर पर बेचैनी, गुस्सा और असुरक्षा पैदा की है। वहीं भयंकर है खासकर पंजाब और हरियाणा के किसानों में गुस्सा। वहीं मामला धीरे धीरे शांत हो रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आवाज दबाने के लिए हो रहा राजद्रोह कानून का इस्तेमाल, जस्टिस लोकुर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमबी लोकुर ने कहा, सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाने के लिए देशद्रोह कानून का इस्तेमाल कर रही है। लोगों की आवाज पर अंकुश लगाने का एक और तरीका है फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाकर महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने से रोकना। उन्होंने कई पत्रकारों का उदाहरण दिया जिन पर कोरोना वायरस के मामलों और वेंटिलेटर की कमी के मुद्दे उठाने पर फर्जी खबर फैलाने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस लोकुर ने सोमवार को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड जुडिशरी पर आयोजित वेबिनार में कहा, सरकार देशद्रोह के कानून को मजबूत हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अचानक बहुत से लोगों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में केस दर्ज किए गए। एक आम नागरिक कुछ भी कहने की कोशिश करता है, उस पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता है। इस साल 70 केस दर्ज हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो हिंसा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं होता। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों को निरोधात्मक हिरासत में रखा गया है वे इसे चुनौती नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह शायद डर भी हो सकती है। प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले पर जस्टिस लोकुर ने कहा, उनके बयानों को गलत समझा गया। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर डॉक्टर कफील खान की स्पीच को भी गलत समझा गया। लंबित मामलों पर उन्होंने कहा कि मैं ई कोर्ट की वेबसाइट पर गया था, करीब 3 करोड़ 40 लाख मामले लंबित हैं। न्यायपालिका को पारदर्शी होना है, उन्हें हमें बताना चाहिए कि उसकी ओर से क्या हो रहा है। अगर प्रयास हो रहे हैं तो उसे बताना चाहिए ताकि वकीलों और वादियों की प्रतिक्रिया ली जा सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार एन राम, कार्यकर्ता अरुणा रॉय, योगेंद्र यादव और अंजलि भारद्वाज ने भी भाग लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के पास नहीं है लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की मौत का हिसाब, राहुल बोले। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को रोकने के लिए 25 मार्च से देश भर में लागू किए गए 68 दिनों के लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई, इसका आंकड़ा मोदी सरकार के पास नहीं है। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हमला बोला है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा कि सरकार ने अगर प्रवासियों की मौत का रिकॉर्ड नहीं रखा तो क्या मौतें नहीं हुई। मंगलवार सुबह ट्वीट कर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई? तुमने न गिना तो क्या मौत नहीं हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि प्रवासी मजदूरों के मौत का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। लॉकडाउन की वजह से लाखों मजदूरों ने शहरों से गाँव की ओर पलायन किया था, जिनमें से कई की मौत रास्ते में अलग अलग वजहों से हो गई थी। दरअसल लोकसभा में सवाल किया गया था कि क्या सरकार इससे अवगत है कि घरों को लौटते हुए कई मजदूरों की रास्ते में मौत हो गई और क्या राज्यवार मृतकों की संख्या उपलब्ध है। यह भी पूछा गया कि क्या पीड़ितों को सरकार ने कोई मुआवजा या आर्थिक सहायता दी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसके जवाब में कहा कि मृतकों की संख्या को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि चूंकि इस तरह का डेटा नहीं जुटाया गया था, इसलिए पीड़ितों या उनके परिवारों को मुआवजे का सवाल नहीं उठता। एक अन्य सवाल प्रवासी श्रमिकों को हुई परेशानी का अनुमान लगाने में सरकार की विफलता को लेकर पूछा गया था। बता दें कि सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र 1 अक्टूबर तक चलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जया बच्चन का
रवि किशन पर हमला, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कहा है कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सपा सांसद ने मंगलवार को राज्यसभा में ये बयान दिया। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के सांसद रवि किशन पर भी निशाना साधा। जया बच्चन ने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हैं। ये शेम है। जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, ये गलत बात है। बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में ड्रग ट्रैफिकिंग के मसले को उठाया था। बीजेपी सांसद ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से बड़े स्तर पर जांच करने की अपील की। ड्रग्स केस में बॉलीवुड के कई स्टार्स के नाम सामने आ चुके हैं। सांसद जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हर रोज 5 लाख लोगों को सीधा रोजगार देती है। देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और चीजों से ध्यान हटाने के लिए हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम पर निशाना साधा जा रहा है। जया बच्चन ने कहा कि हमें सरकार से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के सहारे ही नाम कमाया, उन्होंने इसे गटर कहा। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूँ। सपा सांसद ने कहा कि इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कई वादे किए गए, लेकिन वो कभी पूरे नहीं हुए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।